हाँ जी। ओके, तो ये हमारा थर्ड लास्ट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी। और ये क्वेश्चन आपका यूजली जो है 4 मार्कर 6 मार्कर का टॉपिक आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, या फिर आप टॉपिक की स्टार्टिंग देख रहे हो तो लिखा हुआ है सेवरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन द नेचर ऑफ सोशल रिलेशन रूरल एरियाज टुक प्लेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन आ जाता है 4 और 6 मार्कर। ठीक है, आपको बुलेट्स दिए हुए हैं कुछ नीचे और आगे फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये सारा आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है जी। तो इसमें अब जैसे क्या है, थर्ड लास्ट टॉपिक है, तो अभी ये बेसिकली ये बोल रहे थे कि जैसे अभी हम जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो है हमारा इंडिपेंडेंस के पहले एग्रीकल्चर के हालात थे, उसके बाद फिर क्या हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे, फिर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद क्या हुआ इंडिपेंडेंस एरा के बाद, इंडिपेंडेंस एरा में हमारा, तो वो सब इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो कहते हैं इंडिपेंडेंस के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले थे, तो वो इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे। कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जो है सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में देखने को मिली। ऑफ सोशल रिलेशन इन एरियाज टुक प्लेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया पीरियड, स्पेशली इन दोज रीजन दैट अंडरवेंट द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो जहाँ जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुए वहाँ पे ज़्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को मिले। मतलब ऑब्वियसली ग्रोथ हम लोग बोलेंगे, जैसे जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरिया थे ज़्यादातर ज़मीनें वहाँ पे ज़्यादा थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ पुअर थी, बड़े बड़े फार्मर्स और मिडिल स्केल फार्मर्स ज़्यादा थे, तो बेनिफिट भी उनको ज़्यादा मिला। सबसे पहले इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर लेबर का यूज़ जो है, सबसे पहला एग्रीकल्चर लेबर का यूज़ जो है सबसे ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि कल्टीवेशन इंटेंसिव हो गई थी। तो बेसिकली क्या था कि जहाँ जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट लोगों को मिल रहा था और उस हिसाब से जैसे देखा गया कि वो लोग काम भी करना चाहते थे, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा, लेबर का यूजेज वहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, एक तो ये मेजर इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिला। दूसरा इन्होंने बोला कि पेमेंट का जो मोड था, पेमेंट का मोड जो है चेंज हो गया। पहले लोग काइंड में पेमेंट देते थे, जैसे आपको गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, या और कोई क्रॉप उगा है वो दे दिया। अब जो है कैश में पेमेंट देना शुरू करना जाना लगा। फिर जो बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट था, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, वान्या के टेस्ट में भी आया था, जीता सिस्टम था, हलपटी सिस्टम था। बॉन्डेड लेबर पता ही है, जब आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन फैमिली जो है एक ही लैंडलॉर्ड या ज़मींदार कुछ जिसको बोलते हैं उसके अंदर काम करती रहती है, वो सारे जो ट्रेडिशनल बॉन्ड्स थे वो ख़त्म हो गए। एंड फ्री वेज लेबरर्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आया, फ्री वेज लेबरर्स का। तो मतलब इसके 2 सेंस बनते हैं, बट एक्चुअली में जैसे ये थ्योरी है क्या कहती है, फ्री वेज लेबरर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ आपको काम मिले, जिस स्टेट में काम मिले, आपके प्राइस पे काम मिले, आप वहाँ जाके करना शुरू कर देते हो। इसको हम लोग फ्री वेज लेबरर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोला गया। तो ये तो 4 पॉइंट्स जो बेसिकली आपको लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, कभी कभी देखा गया, ये क्वेश्चन 2 मार्कर में भी आ जाता है, तो ये 4 पॉइंट्स फिर आपको ये लिखने होते हैं कि लेबर का यूज़ बढ़ने लग गया, पेमेंट मैकेनिज्म कैश में चेंज हो गया, और बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, साथ के साथ जो है फ्री वेज लेबरर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे सामने आया। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिली। तो ये जो अब ये क्या बोलते हैं, जो चेंज था हमें जो देखने को मिला है यहाँ पे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जो ज़मींदार थे, जो कि डोमिनेंट कास्ट को बिलोंग करते थे, ये हमें पीछे पढ़ा भी था, और एग्रीकल्चर लेबरर्स थे जो कि लो कास्ट थे। ये रिलेशनशिप हमें सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में स्पेशली आज भी दिखता है। इसको जो है जैन ब्रीमन एक सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया एज अ शिफ्ट फ्रॉम पेट्रनेज टू एक्सप्लॉयटेशन। तो बेसिकली क्या होता था पुराने ज़माने में, लोग जो है ज़मीनों से बड़ा लगाव था, शुरू में पढ़ा हमने। अब क्या होता था, जैसे क्या होता था, ज़मींदार को लोग वहाँ पे माई बाप बुलाते थे कि भैया कि हमारे करता धरता यही है, उधार मिल जाता था, काम करने का मौका मिलता था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का क्या हुआ, एक नज़रिया बना हुआ था पुराने टाइम पे कि ज़मीन सब कुछ है और ये जो ज़मींदार है वो सब कुछ है, यही हमारा घर चलाते हैं। लेटर ऑन क्या हुआ, ये जो रिलेशनशिप था ग्रीन रेवोल्यूशन में आने के, उस टाइम भी एक्सप्लॉयटेटिव था, और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव और ज़्यादा हो गया। पैसा ना मिलना, काम ढंग से करवाना तो उसका ढंग से जो है ऑब्वियसली उनको पे ना करना, और भी एक्सप्लॉयटेशन के तरीके जैसे टेनेंट्स वेनेंट्स का जो रेंट का कलेक्शन था वो सब बेकार हो गया था। तो कहते हैं ये जो चेंजेस थे आपको देखने को मिले काफ़ी सारे एरियाज़ में जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया था। तो ये प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना, एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन ऐसे भी कवर होता है, एग्रीकल्चर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया तो वहाँ पे क्या चेंजेस देखने को मिले। तो कहते हैं कमर्शलाइज क्यों हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से,
और कहाँ क्रॉप्स बिकती थी, प्राइमरली जो है मार्केट में बिका करती थी। ट्रांसफॉर्मेशन इन लेबर रिलेशंस रिगार्डेड बाय सम स्कॉलर इंडिकेटेड ऑफ ट्रांजिशन ऑफ कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया तो लोग ये बोलना शुरू हो गए ये कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर का फॉर्म है, जहाँ पे आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो इन द सेंस पहले लोग सबसिस्टेंस के लिए काम कर रहे थे, विच वॉज वॉट, कि जब लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे। अब जो है वो लोग यहाँ पे मार्केट में बेचने के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ बोली गई। फर्दर कहते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेस्ड था ऑन द सेपरेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ फ्री वेज लेबर। इन जनरल इट इज ट्रू दैट फार्मर्स इन द मोर डेवलप्ड रीजन पर बिकम मोर ओरिएंटेड टू द मार्केट। तो जहाँ जहाँ फायदा ज़्यादा मिलने लग गया वहाँ जो है फार्मर्स जो है या जो बड़े ओनर्स थे लैंड के, वो लोग जो है ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड हो गए। As cultivation became more commercialized, these rural area was becoming integrated to the wider economy। तो इसको धीरे धीरे जो है वाइडर इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। जैसे पहले लोग जो है लोकल इकोनॉमीज में काम कर रहे हैं, फिर जो है और ज़्यादा बड़े हुए, फिर और ज़्यादा बड़े हुए, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इस तरीके से चलता था। एंड ये जो प्रोसेस था इसकी वजह से गाँव में पैसा आया। गांव में जब पैसा आना शुरू हुआ तो लोगों ने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। तो रादर देन वो पैसा सारा एग्रीकल्चर में लगाया, उन्होंने और भी सारे काम किए। एंड साथ के साथ इन्होंने बोला कि हमें एक जो है प्रोसेस यहाँ पे याद रखना है, दैट दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द रूरल इकोनॉमी इन फैक्ट बिगेन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो ये ब्रिटिशर के टाइम से ही शुरू हो गया था। जैसे आज भी मुझे याद है हिमाचल वगैरह उत्तराखंड में जैसे जितनी भी ज़मीनें होती थी जहाँ पे आजकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और गवर्नमेंट ने एनकरेज किया यहाँ पे आके काम करो, तो लोगों की लिटरली खेती बाड़ी होती थी और बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी। तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया, ज़मीनों का बेच के। होता है, आज भी होता है। और या तो फिर किसी को फैक्ट्री लगानी है तो पूरी फैक्ट्री बना के दे रहे हैं। तो मतलब जहाँ जहाँ ये चेंजेस हमें देखने को मिल गए ये सब चीज़, तो रादर देन वो एक जगह पैसा घुसा के रखा हुआ है उन्होंने कि एग्रीकल्चर ही करना है, उन्होंने और भी काम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है डाइवर्सिफाई किया। और ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ही था। कहते हैं 19वीं सेंचुरी में महाराष्ट्र में कॉटन कल्टीवेशन जब हुआ करती थी, कॉटन फार्मर्स को वर्ल्ड मार्केट से लिंक कर दिया गया। जो पेस और स्प्रेड था इसका वो इंडिपेंडेंस के बाद और ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद पहले तो थोड़ा सा था, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ गया। एज द गवर्नमेंट प्रमोटेड मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड अटेम्प्टेड टू मॉडर्नाइज द रूरल इकोनॉमी थ्रू अदर स्ट्रैटेजीज, द स्टेट इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गाँव में सप्लाई करनी है, गांव से सप्लाई आगे जानी है, डिमांड आ रही है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी था। इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करी गई, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर इनपुट, क्रेडिट देना शुरू किया गया। ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे चलती रहेंगी। एंड फॉर रेगुलर agricultural growth, uninterrupted power supply to rural India is one of the necessities. The recently launched दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अभी वान्या ने टेस्ट दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए क्या किया गया। तो दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल तो नाम है लीडर का, उपाध्याय हमारे राज्य को पता है और दिल्ली से को हमारे आसपास हॉस्पिटल भी है दीनदयाल उपाध्याय। ग्राम ज्योति, गाँव में ज्योति लाना, गाँव में रोशनी लाना, तो इलेक्ट्रिसिटी से वो हो सकता है, वो एक एफर्ट था यहाँ पे in this direction. And the overall outcome of these efforts at rural development was not only to transform the rural economy and agriculture but also the agrarian structure and the rural society itself. तो मतलब ये कंप्लीट बदलाव लेकर आना चाहते थे ग्राउंड लेवल से ऊपर तक, ठीक है। और ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। बीच का पोर्शन है वो मैं आपको मार्क करा दूंगा, आप फिलहाल अपने पूरे ये मार्क कर लीजिए, यहाँ तक इसका आंसर आता है, ठीक है, जहाँ पे अभी मैंने ख़त्म किया। ओके, तो ये चेंजेस हमें जो है ओवरऑल देखने को यहाँ पे मिले, ठीक है। ओके, इसमें से किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? आगे बढ़ूँ, किसी को डाउट? आराध्य, डेलिसा, मान्या? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है डेलिसा। तो आगे फिर इन्होंने क्या बोला कि और भी ऑब्वियसली चेंजेस थे, तो इसमें से खैर कुछ इतना ज़्यादा कवर नहीं होता, बट ये समझने के लिए ज़रूरी है। तो कहते हैं एक और तरीका था जिसमें रूरल सोशल स्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से चेंज हुआ 1960s और 70s में, जिसमें जो है मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा बिकॉज उन्होंने जो है नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर लिया था। कहते हैं कुछ एग्रीकल्चरली रिच रीजन्स थे जैसे कोस्टल आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल गुजरात, यहाँ पे जो है जितने भी फार्मर्स थे, वेल टू डू फार्मर्स थे, डोमिनेंट कास्ट थे, इन्होंने क्या किया, जो भी पैसा ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इनको ज़्यादा पैसा यहाँ पे देखने को मिला और इन्होंने वो ज़्यादा पैसा जो है उठा के अपने जो है दूसरे बिजनेस वेंचर्स में लगाना शुरू कर दिया।
And this process of diversification gave rise to new entrepreneurial groups that moved out of rural areas into growing towns of these regions, giving rise to new regional elites that became economically as well as politically dominant. अब पैसा मिला, बिजनेस इस्टेब्लिश किए गए, मैंने एग्जांपल आपको दिया अभी। तो ये क्या करते थे, ये भी यही चाहते थे कि हम लोग गांव कूचों से निकले, शहरों की तरफ बढ़े, वहाँ पे ये लोग सेटल हुए। गांव में बड़े बड़े गांव में जो है खेती बाड़ी करते थे, जो पीछे से लेके गए, शहरों में बड़े बड़े घर बनाए, अच्छे खासे बिजनेसेस के, बच्चों को अच्छे खासे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, वाइट कॉलर ब्लू कॉलर जॉब्स में डाला गया, बिजनेस एक्सपेंशन में डाला गया। तो एक ये भी देखा गया कि अर्बन हो चाहे रूरल हो, तो एलीट इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास और पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास भी हमारे सामने यहाँ पे नजर आया, और ये वो लोग थे जिनके पास पैसा ज़्यादा आ रहा था धीरे धीरे। Thus, in areas of rapid agricultural development, there has been consolidation of old landed or cultivating groups who have transformed themselves into dynamic entrepreneurial rural urban dominant class. But in other regions such as eastern UP and Bihar, the lack of effective land reforms, political mobilization and redistribution measures has meant that there have been relatively few changes in the agrarian structure and hence the life condition of most people. तो ऐसा नहीं है, देखो हर जगह देखने को मिला। तो इनफैक्ट आज भी आप देखोगे पंजाब है, हरियाणा है, कुछ पोर्शन ऑफ जैसे ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न थोड़ा सा पार्ट जो उत्तर प्रदेश का है, और भी जैसे जहाँ पे जो कोस्टल रीजन्स पड़ जाते हैं, जहाँ पे एक्चुअली में पानी ज़्यादा अवेलेबल था और जहाँ पे एक्चुअली में फ़ायदा देखने को भी मिला, तो वहाँ तो ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। बट ऐसे कई रीजन थे, जैसे राजस्थान था, बिहार था, ठीक है, मेजरली बिहार तो आज भी बोला जाता है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ना तो लैंड रिफॉर्म ढंग से आए, ना कोई मेजर्स लिए गए। तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी उठाने को पड़ी इन लोगों को पड़ी इन एरियाज़ में। तो कहते हैं in contrast, such states such as Kerala have undergone a different process of development in which political mobilization, redistribution measures and linkages to external economy, primarily the Gulf countries, have brought about a substantial transformation on the rural side. ठीक है, तो केरला में आज भी देखा गया, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड है केरलाइट है, उसके मदर फादर केरला रहते थे, फिर लेटर ऑन जो है फादर उसकी जॉब का ऑफर हुआ तो वो दुबई शिफ्ट हो गए, आज वो सारे दुबई में रह रहे होते हैं, उनका अपना घर है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिल गई। तो कॉल आ गया था, सॉरी। तो ज़्यादातर जो है आपको इस तरीके का प्रोसीजर वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, केरलाइट लोग वहाँ पे ज़्यादा है। एंड फार फ्रॉम बीइंग प्राइमरली एग्रेरियन, द रूरल इन केरला इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी दैट इंटीग्रेट्स सम एग्रीकल्चर विद अ वाइड नेटवर्क ऑफ रिटेल सेल्स एंड सर्विस एंड वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो मतलब कोई कुछ फैमिली वाले लोग जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में, वो डिपेंडेंट है कि जो ठीक है हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा यहाँ भेजा करेंगे। आज भी ज़मीनें हैं, जैसे कोई मेरी फ्रेंड की बात कर रहा हूँ तो उनकी अभी आज भी ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी की, अपना भी घर है वहाँ पे, बट वही है सेटल वहाँ पे हो गए, तो सारी चीज़ें उन्होंने फॉर्म ऑफ वे ऑफ लाइफ जो है पूरा चेंज कर लिया। तो ये एक जो है एग्जाम्पल और देखा जाता है यहाँ पे, जो कि चेंजेस के तौर पे। आप चेंजेस के तौर पे इसको लिख सकते हो, बट आंसर फिर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने पीछे आपको एंड करा दिया। इसको अब रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना। ठीक है, ये सारा रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ठीक है जी, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया। ठीक है जी, एक सेकेंड होल्ड करना, हाँ एक सेकेंड। ये हमारा टॉपिक था जो कि इन्होंने यहाँ पे समझाया। आई होप कोई डाउट ना हो इसमें, तो मैंने आपको समझा दिया। 66 पेज पे जो अभी हमने पढ़ा है उसको रीडिंग के लिए रखना। हालांकि अभी वान्या ने जैसे स्कूल में टेस्ट दिया था तो इसमें से एक क्वेश्चन वान्या का कवर हुआ था, बट ऑब्वियसली बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा नहीं है। और एक रिक्वेस्ट और है, किसी के पास अगर नया पैटर्न आ रहा है, सिलेबस वगैरह कुछ आ रहा है, तो वो प्लीज़ मुझे बता देना कि क्या है। कह रहे हैं थोड़ा सा फॉर्म ऑफ जो है क्वेश्चन चेंज होने वाले हैं जो बोर्ड्स के हैं, तो वो मुझे बता देना फॉर यू ऑल। ठीक है, चलो एनीवे उठते सर रूमर्स आए हैं सर मेरे को ऐसे, मतलब आज हमारे ऑनलाइन क्लास में हमारी सोशो की टीचर कह रही थी कि तुम्हारे टेस्ट लिए जाएंगे अब सितंबर में, अक्टूबर में टेस्ट लिए जाएंगे तुम्हारे। भाई ये अभी वो आज न्यूज़ आई थी, तो क्लैट का एग्ज़ाम है अगस्त 22 को। पता है। हाँ, 77,000 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, तो वो सारे अब सेंटर पे ही हो रहे हैं, सारे सेंटर पे हो रहे हैं। तो अब देखो, अगर वो सेंटर पे हो रहे हैं तो फिर ये सितंबर अक्टूबर से कोशिश करेंगे स्कूल खोल दें। मतलब देखो क्या होता है। चलो जी, एनीवे ठीक है। तो सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारा है वो है आपका सर्कुलेशन ऑफ लेबर। एज द नेम सजेस्ट, लेबर हमारी सर्कुलेट हो रही है, बट ऐसा कुछ कम ही यहाँ पे समझाया हुआ है, कुछ डिफरेंटली यहाँ पे समझाया हुआ है। यूजुअल क्वेश्चन है,
4 मार्कर 6 मार्कर का ही आता है, कुछ इसमें से कम नहीं आता। और मतलब ये एक क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन कवर हो रखा है, ठीक है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर श्योर है कि आता ही आता है, वैसे सर्कुलेशन ऑफ लेबर का भी ऐसे है, कभी चॉइस में भी आ जाता है, इस तरीके से भी देखने को मिलता है। तो बोर्ड्स का क्वेश्चन ये वाला है। सर्कुलेशन ऑफ लेबर, तो क्या अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ के आए हैं, जैसे फ्री वेज लेबर का इन्होंने बताया, थोड़ा सा उसको भी एक्सपैंड किया गया है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। कहते हैं दूसरा, कहते हैं एक सिग्निफिकेंट चेंज जो रूरल सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है, जो कि कमर्शलाइजेशन से लिंक्ड है, वो ये कि कमर्शलाइजेशन के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद माइग्रेंट एग्रीकल्चर लेबर का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा हिट हो गया, ठीक है। मतलब माइग्रेंट एग्रीकल्चर लेबर का मतलब ये होता है आप एक जगह काम नहीं कर रहे, आप दूसरी जगह काम कर रहे हो। जैसे अभी भी इस टाइम पे माइग्रेंट बहुत बार यूज़ किया गया, कोरोना के टाइम पे लोग जो है शिफ्ट हो गए अपने अपने गांव या जहाँ से आए थे या जहाँ कुछ कर रहे थे। तो कहते हैं जो ये जो बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट जो था वो ख़त्म हुआ। अब आपके ऊपर बर्डन नहीं है। तो अगर मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, मैंने किसी का लेना देना नहीं है, किसी भी तरीके से टाई अप नहीं है बॉन्डेड का, तो मैं कहीं पे भी जाके आराम से काम कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे 2 पैसे फालतू मिलेंगे। अब जैसे क्या है, मेरे फैमिली के कुछ लोग बिहार हैं, ठीक है, तो जो बिहार में जो रह रहे हैं, अब वहाँ पे उनके पास काम नहीं है, तो वो कोई लोग जोधपुर में काम कर रहे हैं, कोई लोग पंजाब में काम कर रहे हैं, कई लोग दिल्ली में बैठे हैं अच्छी खासी MNCs में जॉब कर रहे हैं, कई लोग जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही लगे हुए हैं। तो हर एक जगह इंसान इस तरीके से कर रहा होता है। तो ये इन्होंने क्या कहा कि इसकी वजह से एक चेंज हमें देखने को मिला कि सीजनल डिमांड जो थी एग्रीकल्चर लेबर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई प्रॉस्परस रीजन्स में। वो प्रॉस्परस रीजन्स कौन से थे? ग्रीन रेवोल्यूशन वाले, लाइक फॉर पंजाब है। पंजाब में पैटर्न देखा गया सीजनल माइग्रेशन का, जहाँ पे हज़ारों लाखों में जो लोग जो हैं बाहर से अपने गाँव छोड़कर जो है पंजाब में आके वहाँ पे काम करते हैं, और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, पैसा भी अच्छा मिलता है, तो ये चीज़ वहाँ पे जाके वो काम करते हैं। लेबरर्स इसलिए भी माइग्रेट करते हैं क्योंकि गांव कूचों में क्या है, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कास्ट तो है ही, क्लास इनइक्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है 1990 से देखा जाए तो। एंड वहाँ पे भी उस टाइम पे भी जैसे पहले भी देखा जाता था कि लोग एक से ज़्यादा 2 ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे होते थे। इनफैक्ट आज भी, जैसे मैं 10-15 साल पहले की बात करूँ तो जब मैं इंदरपुरी रहता था वान्या के घर के पास, तो हमने सबसे पहली गाड़ी जब ली थी हमने, तो हमने ड्राइवर रखा था। मतलब मेरे फादर को चलाना नहीं आता था, तो ड्राइवर हमारे पास काफ़ी टाइम तक रहा, ठीक है, तो लगभग 5-7 साल इस तरीके से। तो वो ड्राइवर क्या था, बिहार का था, अपना घर है यहाँ पे, अभी भी यहाँ उत्तम नगर रहता है, अपना घर है। बट वही कहता था वो ना मार्च अप्रैल के टाइम पे उसको जो है उस टाइम पे छुट्टी चाहिए ही चाहिए होती थी। क्यों चाहिए होती थी? गाँव में खेत थे, अब खेत में वो जो है पीछे से कोई काम कर रहा है तो वहाँ फसल बेचनी है, काटनी है, उसको बेच बाच कर फिर ये लोग छुट्टी मना के जो है यहाँ पे वापस आते थे। तो लोग एक से ज़्यादा जो है ऑक्यूपेशन में वहाँ पे काम कर रहे थे। इनफैक्ट आज भी गांव में ऐसा देखा जाता है। एंड एज अ लाइवलीहुड स्ट्रैटेजी ज़्यादातर लोग जो है वो आदमी होते थे जो पीरियडिकली बाहर भागते थे काम करने के लिए, बेटर वेजेस के लिए, और बच्चे जो हैं और जो उनकी बीवियाँ थी या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जैसे माता पिता, वो घर में रहते थे। माइग्रेंट वर्कर्स ज़्यादातर उस एरिया से आते थे जो कि जहाँ पे सूखा पड़ता था, जहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं था, और पंजाब हरियाणा जैसे शहरों में जाकर, जो पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट में जाके, राज्य में जाके ये लोग काम करते थे। खेती बाड़ी भी थी, ईंट के भट्टों पे भी काम करते थे। ईंट के भट्टे जहाँ पे ब्रिक किल्न्स फैक्ट्री बोली जाती है, वहाँ पे जाके ये लोग काम करते थे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते थे। एंड ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनको नाम दिया गया फुट लूज लेबर बाय जैन ब्रीमन। तो ये मार्क कर लीजिएगा, 2 मार्कर ये वाला पोर्शन यहाँ से आता है। जैन ब्रीमन ने फुट लूज लेबर को एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीडम है। Bremen study shows to the contrary that landless workers do not have many rights. For instance, they are usually not paid the minimum wages. ठीक है, अब फुटलूज का मतलब इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। मतलब वही है, आप जहाँ मर्जी जाके काम करो, बट इसका मतलब ये नहीं है आपको फ्रीडम मिलती है। ऑल्दो क्या होता था, बाहर जाने पर, जैसे ही आप बाहर जाते हो तो एक्सप्लॉयटेशन आपका बढ़ जाता था। गाँव में क्या होता है, शर्म के मारे फिर भी एक बार रिस्पेक्ट के खातिर में आपको जो है चीज़ें टेक केयर कर ली जाती थी। बट अगर आप उसकी बात करो, क्या बोलते हैं, अपने गांव से निकल बाहर जाके रहते हो, कई बार आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, मार के भगा दिया जाता है, फ्री में काम कर रहे थे। और पीछे इनफैक्ट आप क्राइम पेट्रोल देखोगे तो ये ईंट के भट्टों में काम करने वाले बॉन्डेड का कॉन्सेप्ट बड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, एडवांस पेमेंट दे के बुला लेते थे और अपनी जगह पर रख लेते और ज़बरदस्ती काम करवाते रहते थे और जाने भी नहीं देते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी। तो ये इन्होंने मैंशन भी किया है। एंड हमें ये नोट करना चाहिए कि जो वेल्दी फार्मर्स थे यहाँ पे हमारे, ऑफन प्रेफर टू एम्प्लॉय माइग्रेंट वर्कर्स। तो इनका पर्पस क्या होता था, ये लोग माइग्रेंट वर्कर्स ही हायर करते थे, जानबूझ के माइग्रेंट वर्कर्स हायर करते थे फॉर हार्वेस्टिंग और बाकी सारे काम के लिए। बिकॉज
माइग्रेंट वर्कर्स को इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, आराम से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ये इन्होंने यहाँ पे भी लिखी हुई है बात, और उनको कम से कम सैलरी में देके काम कराया जाता है। क्यों? क्योंकि मजबूरी है जी। अब ये एक सिंपल सी बात है, कुछ सोचो कोई बिहार से या केरला से नीचे से उठकर यहाँ पे अगर नॉर्थ इंडिया आ रहा है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आ रहा है, तो मजबूरी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि घर भी लेना है जी, बच्चों को भी संभालना है, बीवी भी संभालनी है, पैसा भी चाहिए अपनी सर्वाइवल के। तो अगर जहाँ पे जो दिहाड़ी कम हो रखी है, जो दिहाड़ी ऑलरेडी जो एक लेवल है उससे भी कम जो है पैसा उनको वहाँ पे देखने को मिलता था। एंड ये प्रेफरेंस इसलिए था, produce a peculiar pattern in some areas where the local landless laborers move out of home villages in search of work during the peak agriculture seasons, while migrant workers are brought in from other areas to work on the local farm. तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपने गांव के लोग जो है छोड़ कर दूसरे की जगह दूसरे स्टेट्स में काम करने जा रहे हैं, और दूसरे के स्टेट्स वाले उनके गांव में आकर, उनके जो है शहरों में या राज्य में आकर जो है स्टेट्स में आके काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये बड़ा डिफरेंट सा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला। एंड दिस पैटर्न इज फाउंड स्पेशली इन शुगर कॉर्न ग्रेन एरियाज। माइग्रेशन एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी हैव क्रिएटेड वेरी पुअर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन फॉर दीज वर्कर्स। तो माइग्रेशन की वजह से इन लोगों के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, स्पेशली शुगर केन का इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि इनको देखने को मिला। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा टॉपिक जो है 6 मार्कर 4 मार्कर सर्कुलेशन ऑफ लेबर है। कुछ बीच में से 2-4 लाइनें कट जाएंगी, वरना एज इट इज आंसर है। अब ये ऐसे लर्न करो, पॉइंट्स में लर्न करो जिस मैंने तरीके से, तो वर्ड लिमिट के साथ आपको लगभग 8-10 पॉइंट्स बनते हैं इसके, उस तरीके से आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे आप जब आओगे तो इसमें लास्ट जो मतलब इसमें जो है आपको ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में प्लीज लिख लेना। 2 मार्कर आता है यहाँ से, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। ठीक है, 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ लेबर की वजह से रूरल सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा रिसीविंग और सप्लाइंग रीजन दोनों में। तो बेसिकली मैंने अभी पीछे उन्होंने पैटर्न बताया कि जिस गांव में आप बैठे हो वहाँ से लोग तो बाहर जा रहे हैं, बाहर वाले लोग आपके गाँव आ रहे हैं, तो रिसीविंग एंड सप्लाइंग रीजन में दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। कहते हैं पुअर एरियाज में जहाँ पे मेल मेंबर जो है बाहर के गांव में जाके काम कर रहे होते थे, कल्टीवेशन जो है ज़्यादातर फीमेल ओरिएंटेड हो गई। जैसे अपने पास पैसा नहीं है, ज़मीनें छोटी हैं, काम तो करना है, जैसे मैंने वो ड्राइवर का एग्जांपल आपको जस्ट दिया है यहाँ पे, तो काम तो करने के काम को पीछे से कर रहा है। अब क्या रह गई है पीछे, इस केस में क्या रह गई है, औरतें वहाँ पे काम कर रही है। तो विमेन, तो एग्रीकल्चर लेबर फोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए इसको बोला गया फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपली लिखा हुआ है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स, जहाँ पे विमेन एज अ मेजर पार्टिसिपेंट बढ़ना शुरू है। एंड बट विमेन की इनसिक्योरिटी बहुत ही, आप लोगों ने देखा 68 पेज पे, मान्या 68 पेज पे टॉप। तो अब इसमें क्या हुआ कि विमेन का जो इनसिक्योरिटी बहुत थी, मूवीज में भी देखने को मिलता है आप लोगों को कि एक तो कम वेजेस मिलते हैं, ठीक है, जितना औरतें काम, जितना आदमी काम कर पाते थे, बोझ ढो पाते थे, वो लोग ये नहीं करते, ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है। अभी मैंने रिसेंट में शायद आराध्या इंस्टा पे कनेक्टेड है, तो आराध्या मैंने वीडियो भी भेजी थी, बिहार कुछ का था, झारखंड का था, तो कैसे वो 200-300 रुपये के लिए जो है लड़कियों को बुलाते थे काम करवाने के लिए, और उनका लिटरली मतलब लड़कियों को भी करना पड़ता था क्योंकि लॉकडाउन था और पढ़ी लिखी तो थी नहीं, 300-400 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, और उसमें भी जो है वो उनका रेप किया करते थे, वो भी कंसेंचुअल रेप था, ठीक है, क्योंकि काम नहीं है जी। और उसमें भी क्या मतलब इतना ज़्यादा जो है, क्योंकि वो एनजीओ का सर्वे था, उसकी न्यूज़ रिपोर्ट भी थी, तो उसमें बोलते हैं कि 100 रुपये हमें अलग से मिलते हैं, ठीक है, कि सजावट का सामान लेके आए, अच्छे खासे दिखे तो हमें, जैसे हम एल्यूरिंग से लगे, तो मतलब ये चीज़ें जो है विमेन एम्प्लॉयमेंट में होती है, मतलब जैसे इन्होंने यहाँ पे तो पूरा नहीं एक्सप्लेन है पर ऐसा देखने को मिलता है। तो इनसिक्योरिटी ज़्यादा थी, हालांकि विमेन को ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में इतना ज़्यादा दिखाना नहीं शुरू किया गया अंटिल यूजली, अब ये देखा गया अंटिल रिसेंटली ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही है। कहते हैं विमेन जो है वो लैंडलेस लेबर की तरह, कल्टीवेटर्स की तरह काम कर रही है, बट प्रिवेलिंग पेट्रीलिनियल सिस्टम है हमारा, पेट्रीलिनियल, जहाँ पे फादर अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा, तो ज़्यादातर फ़ायदा जो है मेल को ही मिलता है, और औरतों को जो है इन सब चीज़ों से बाहर रख दिया जाता है। ये एक आज भी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। ये इन्होंने फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स बताया, जो कि 2 मार्कर का क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, सारा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन की डेफिनेशन है बस इसमें, ठीक है। ये समझ आया? किसी को कुछ पूछना है इसमें से, कोई डाउट है सर्कुलेशन ऑफ लेबर और फेमिनाइजेशन में से?
ठीक है वान्या, 200। ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास में कर लें क्योंकि मेरी 4:45 ट्यूशन है। 4:45 ट्यूशन है? हाँ जी। ओके, मैं सोच रहा था ये चैप्टर ख़त्म होने वाला था, मैं करा देता हूँ। इंग्लिश की क्लास है? नहीं, उनकी होम साइंस से। मतलब कुछ 10 मिनट नहीं आगे हो सकती वान्या? देख लो अगर पॉसिबल, पूछ लो एक बार, पूछ लो, फिर शुरू कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, बट इन्होंने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और रूरल सोसाइटी के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको करना है यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा बार आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी किया था सबसे पहली वीडियो जो सबसे पहले जो क्लास हुई थी हमारी उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये आपको एक्चुअली पॉल साइंस में भी पढ़ने को मिलेगा थोड़ा सा पोर्शन, बट मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेजरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो कहते हैं लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के बाद लेट 90s में एग्रीकल्चर रूरल सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। WTO की पार्टिसिपेशन जब यहाँ पे बढ़ी तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम हमारा फ्री हो गया, जिसमें ये देखा गया कि इंडियन मार्केट को बाहर की मार्केट से इंटीग्रेट कराने की कोशिश करी गई कि भाई ठीक है सारे लोग मिलजुल के काम करें। एंड काफ़ी सालों के बाद जिस मार्केट को, इंडियन मार्केट को प्रोटेक्ट किया रखा हुआ था, अब उसको जो है वर्ल्ड की मार्केट से इंटीग्रेट कर दिया गया, जहाँ पे मेजर जो नुकसान है वो इंडियन फार्मर्स को देखना का पड़ा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, बाहर से क्रॉप्स आ रही हैं, बाहर से जो है मेजर प्रोड्यूस आ रहा है और लोकल आइटम्स नहीं रही हैं यहाँ पे। ये वही सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम हमारे फार्मर्स को देखने को मिला। रिसेंटली जैसे इन्होंने बोला, इंडिया ने भी डिसाइड किया कि वो वीट इंपोर्ट करेंगे, और ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, क्योंकि पुराने टाइम पे ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग जो है सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, और ये फिर हमारी जो है एक बिटर मेमोरीज की तरह हम लोगों के सामने पे आता है कि फिर दोबारा जो है हमारा अमेरिकन क्रॉप्स पे जो है डिपेंडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, विच वॉज नॉट राइट हमारे फार्मर्स के लिए। तो ये जो इंडिकेटर्स था ये क्या बताता है कि एग्रीकल्चर अब ग्लोबलाइज होता जा रहा है। हम लोगों ने इंडियन मार्केट को लार्जर ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे फार्मर्स के ऊपर पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल पंजाब और कर्नाटका में फार्मर, अब यहाँ से मार्क करना शुरू करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कई रीजन्स में फार्मर जो है पंजाब और कर्नाटका में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए विद मल्टीनेशनल कंपनी सच एज पेप्सी टू ग्रो सर्टेन क्रॉप्स सच एज टमेटोज एंड पोटैटोज, विच द कंपनीज देन बाय देम फ्रॉम प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट। आज भी होता है, पूरे के पूरे फार्म्स जो है आपके खरीद लिए जाते हैं इस तरीके से, जैसे पेप्सी को तो करता है और मैकडॉनल्ड्स करता है। मैकडॉनल्ड्स का आज भी होता है कि भाई आलू की खेत है, आलू उगाओ, सिर्फ टमाटर उगाओ, जितना उगाओगे सब हमें दे देना, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो ये ऐसा आज भी देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होती है। कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई करती है कौन से क्रॉप उगाने हैं, कभी कभी आपको जो है इनपुट सब दे देती है, वो वर्किंग कैपिटल भी दे देती है। इन रिटर्न फार्मर को ये एश्योर हो जाता है कि भैया सिंपल सी बात है, मेरा क्रॉप तो कहीं नहीं गया, अगर वो फेल नहीं होता, एज इट इज़ जितना माल उगाओगे आप, 1 टन 2 टन 10 टन 20 टन 50 टन, सारा का सारा कंपनी खरीद लेती है एक पहले के डिटरमाइंड प्राइस पे कि इतने प्राइस पे हम खरीद लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है हिट है, ठीक है, और भी काफ़ी सेक्टर्स में देखा जाता है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला कट फ्लावर्स, फ्रूट्स, ग्रेप्स, फिग्स, अनार, कॉटन, ऑयल सीड, इन सब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एप्पल वगैरह में भी हो जाती है, कीनू में देखी जाती है। एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह काम कर रहा होता है, बट इससे इनसिक्योरिटी भी हो जाती है उन फार्मर्स की जो कि इन कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कल को खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए तो दिक्कत हो। अब जैसे लॉकडाउन था तो सिचुएशन थी, हालांकि कभी ऐसा होता नहीं, बट अगर कोई और दिक्कत वाली बात होती है तो इनका इनसिक्योरिटी भी सेम टाइम पे होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है, जैसे फ्लावर्स है, घीरकिन्स हैं एंड एग्रीकल्चर। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम जो अपनी जो बेसिक स्किल्स होते हैं फार्मर्स उसको भूल जाते हैं, और क्रॉप जो है वो यूज टू, मतलब लैंड जो है वो यूज टू हो जाता है एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने में। इसकी वजह से हमारा जो इंडिजीनियस नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, हम वो भूल चुके हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एलीट आइटम्स की प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, जिसमें हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं जो कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली आप देखते हो जो ये जो आजकल साइंटिफिक फार्मिंग है इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। दूसरा जो इन्होंने देखा कि मोर वाइड स्प्रेड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी हैं यहाँ पे,
और इनटू दिस सेक्टर। तो सेल जो ये लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट ये लोग बेच रहे हैं, सीड्स ये बेचते हैं, पेस्टिसाइड ये बेचते हैं, फर्टिलाइजर ये बेचते हैं, तो कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ऑब्वियसली ग्रोथ यील्ड तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता ही मिलता है। और यहाँ पे कुछ ना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंट्स के नाम से बोला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ज़मीन है, आराध्या या डेलिसा एजेंट है, तो मुझे आगे वो बेचा जाएगा, चाहे मैं छोटा या बड़ा फार्मर हूँ, कि भैया इसमें फ़ायदा है, ये है वो है, और बहुत महंगा होता है ये। मेरे जैसा अगर लो क्लास लो क्लास फार्मर होगा, अगर वो नहीं अफोर्ड करके पैसा उधार लेके काम कर रहा है, क्रॉप फेल हो गई, तो फार्मर आगे लिंक कर रहे हैं, फार्मर सुसाइड्स के केसेस बन जाते हैं। और ये जो ये क्या करते हैं एजेंट, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स भी होते हैं, क्योंकि इनके में सारी इन्फॉर्मेशन होती है A to Z, कैसे आपको फार्मिंग करनी है। तो लोग बोलते हैं सरकार तो मदद कर नहीं रही, एजेंट्स मदद करेंगे तो इनकी सुन ले, जिसकी वजह से ये लोग फार्मर्स महंगे से महंगा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खरीदते हैं, इनका प्रॉफिट कम हो जाता है, इकोलॉजिकल क्राइसिस बन जाता है, पानी है, ज़मीनें हैं, ख़राब हो जाती है ना। एंड फर्दर जो है ऐसे भी केसेस होते हैं, अगर आपकी क्रॉप फेल होती है तो फार्मर सुसाइड करने को तैयार यहाँ पे हो जाते हैं। लिंकेज है, तो ये सब देखने को मिलता है। तो कहते हैं फार्मर्स हालांकि बहुत पुराने टाइम से प्रॉब्लम में रहे हैं, क्रॉप फेल हो जाता है, कर्ज में रह जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, तो दिक्कत होती है। सोशियोलॉजिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने का एक नया नज़रिया ढूंढा है एग्रेरियन सोसाइटी में। इसको नाम दिया गया है मैट्रिक्स इवेंट्स। नई बुक है तो पेज नंबर 69 पे ही है, वरना नेक्स्ट पेज पे आपको मिलता है। मैट्रिक्स इवेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, विच इज़ अ रेंज ऑफ फैक्टर। जैसे इन्होंने बोला कि ऐसे रेंज ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो एक इवेंट यहाँ पे बना देते हैं, जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड कर लेता है। ये छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं जो कि क्रॉप उगाने का काम कर रहे होते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के मेथड्स को यूज़ करके। हाउएवर रिस्क बहुत ज़्यादा है, सब्सिडीज़ मिलती नहीं है, मार्केट स्टेबल नहीं है, पैसा लगा नहीं पाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है, और अगर क्रॉप फेल हो गया आपका किसी भी वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से, तो इन सब का जो है कर्ज का बर्डन जो है, जैसे पैसा मेजरली लोग उधार ही लेते हैं, उधार लेके काम कर रहे होते हैं छोटे मोटे लोग, तो इनका चक्कर में परेशान हो जाते हैं। और एनी हाउ सिर्फ क्रॉप उगाने के लिए पैसा भी नहीं चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी के लिए, और भी कुछ खर्चे हैं, मेडिकल केयर है, उन सब के लिए भी पैसा चाहिए होता है। और जब ये पूरा नहीं होता तो फार्मर सुसाइड्स कर लेते हैं। बहुत हिट फिनोमिना है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसके मिल जाएंगे। और ये जो पैटर्न ऑफ फार्मर सुसाइड है, ये हमें ये बताता है कि रूरल एरियाज़ में ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। एग्रीकल्चर जो है उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसका सपोर्ट ख़त्म होता हुआ जा रहा है। इन एडिशन एग्रीकल्चर आजकल लोग बोलते हैं ये कोई पब्लिक इशू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और पावरफुल ग्रुप्स या डोमिनेंट कास्ट है वही इनको चला रही है, जो कि अपने फेवर में पॉलिसी बनवा लेती है। एंड ये छोटे मोटे जो रोज़गार वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। सुसाइड्स बेसिकली जो है एसोसिएटेड कर्ज से है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, और भी जो है काफ़ी चीज़ें हैं। इसके लिए इन्होंने बोला है स्कीम बनाई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस बेसिकली, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान ये भी किया गया, एंड नेशनल अर्बन मिशन। ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम रही है जो कि एक यूनिफाइड हेल्प प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। और ये स्कीम जो है क्वालिटी लाइफ रूरल एरिया में देने को एक हद तक जो है सक्सेसफुल हुई है कह सकते हैं, बट ओवरऑल सक्सेसफुल इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये मैट्रिक्स इवेंट है, शुद्ध हिंदी में मैंने आपको समझाया ताकि एक जल्दी से, क्योंकि वान्या की क्लास है तो ताकि जल्दी से आपको समझ आए। तो यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 69 पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, 4 and 6 मार्क्स का टॉपिक। 69 के एंड पे आपने मैट्रिक्स इवेंट पढ़ा, ये 2 मार्कर एंड 4 मार्कर का टॉपिक है। और आप ये बॉक्स देख रहे हो 4.3, ये रीड कर लेना, एक बार पैसेज में आया हुआ है ये वाला बॉक्स, इसके खोज के ऊपर क्वेश्चन वही रहता है, फार्मर सुसाइड्स क्या है, कैसे होते हैं, क्या होता है, तो ये प्लीज़ मार्क कर लेगा। बाकी इसका थोड़ा सा ब्रीफ है वो मैं आपको बाद में दे देता हूँ, ठीक है। किसी को कोई डाउट, आराध्या, डेलिसा, वान्या, किसी भी तरीके का डाउट इसमें? ठीक है, इजी था ये। आराध्या तुम्हें, डेलिसा? नो सर। ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, आज हम लोग फिर इतना ही करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर।